आज की कहानी है 21वीं सदी के बच्चों का हनीमून। ऊंचाई पर मौसम के तेवर कुछ और थे। घाटियों में धुंध की चादरें बिछी थी। जब भी गाड़ी बादलों के गुबार के बीच से गुजरती तो मन्नू की रोमांच भरी किलकारी छूट जाती। ऊंची खड़ी चढ़ाई पर डब्बे खींचते इंजन का दम फूल जाता। रफ्तार बिल्कुल रेंगती सी रह जाती। छुक छुक की ध्वनि भक भक में बदल जाती तो मन्नू बेचैन हो जाता और कहता, माँ गाड़ी थक गई क्या? कहीं कहीं पर सड़क पटरी के साथ साथ सरक आती। ऐसी ही एक जगह पर जब सामने खिड़की पर बैठी सलोनी सी लड़की ने बाहर निहारा तो समानांतर सड़क पर दौड़ती कार से एक सरदार जी ने फिकरा उछाला, ओए, साढ़े सपनों की रानी तो मिल गई जी। सरदार जी के कहे गए शब्दों को सुनकर लड़की ने सिर खिड़की से अंदर कर लिया। यद्यपि सर्दी में वहां भीड़भाड़ कम थी, लेकिन फिर भी सर्दी के दार्जिलिंग ने कुछ अलग अंदाज से ही स्वागत किया। ऐसा भी नहीं कि पूरा शहर बिल्कुल ही बियाबान पड़ा हो। ऑफ सीजन की एकांतता का आनंद उठाने के इच्छुक एक नहीं, अनेक लोग थे। माल रोड पर मनभावन चहल पहल थी। कहीं हाथों में हाथ, कहीं बाहों में बाहें, तो कहीं दिल पर निगाहें। धुंध में डूबी घाटियों की और खिड़कियां खोले खड़ा चौक रोमांस की रंगीनी से सराबोर था। लगता है देश भर के नवविवाहित जोड़े हनीमून मनाने यहीं आ गए हैं। रोहित रश्मि का हाथ दबाकर आंख से इशारा करते हुए बोला, क्यों, हो जाए एक बार और। क्या पापा? मुन्ने के अचानक बोलने पर रश्मि कसमसाई और रोहित ने अपनी मस्ती भरी निगाहें रश्मि के चेहरे से हटाकर दूर पहाड़ों पर जमा दी। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मुन्ने ने हट की तो रश्मि ने बात बनाई। पापा कह रहे हैं कि वापसी में एक बार और टॉय ट्रेन में चढ़ेंगे। सच पापा? किलक कर मुन्नू पापा से लिपट गया। फिर कुछ समय बाद बोला, पापा, हनीमून क्या होता है? इससे पहले कि रोहित कुछ कहे रश्मि बोल पड़ी, बेटा, हनीमून का मतलब होता है शादी के बाद पति पत्नी का घर से कहीं बाहर जाकर घूमना। मम्मी, क्या आपने भी कहीं बाहर जाकर हनीमून किया था? हाँ, किया था बेटे, नैनीताल में। इस बार जवाब रोहित ने सहज होकर दिया था। क्या आपने पहाड़ पर चढ़कर गाना भी खाया था, टेलीविजन वाले आंटी अंकल की तरह? ओह! बेटे के सामान्य ज्ञान पर रश्मि ने सिर थाम लिया और बात को बदलने का प्रयत्न किया। नहीं, सब लोग टेलीविजन वाले आंटी अंकल जैसे गाना थोड़े ही गा सकते हैं। चलो, हम अब रोपवे पर घूमेंगे। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच की गहरी घाटियों के ऊपर झूलती ट्रॉलियों में सैर करने की सोच से मुन्ना रोमांचित हो उठा तो रश्मि ने राहत की सांस ली। पर कहाँ, मुन्नू को तो नवविवाहित जोड़ों की अच्छी पहचान सी हो गई थी। उस दिन होटल के ढलान को पार करने के बाद पहला मोड़ घूमते ही पहाड़ी कटाव के छोर पर एक नवविवाहित युगल को देख मन्नू चहका और पिता के कान में फुसफुसाया, पापा पापा, हनीमून। हस, होठों पर उंगली रखकर रश्मि झेपी। रोहित ने बेटे को गोद में उठाकर ऊपर हवा में उछाला। दुनिया से बेखबर बाहों में बाहें डाले प्रेमी युगल एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाने में मगन थे। उनकी देखा देखी मुन्नू भी मचला, पापा, हम भी आइसक्रीम खाएंगे। अरे, इतनी सर्दी में आइसक्रीम? रोहित ने बेटे को समझाया। वो आंटी अंकल तो खा रहे हैं पापा। उसने युगल की ओर उंगली उठाकर इशारा किया। वो तो हनीमून मना रहे हैं। मौज मस्ती के मूड में रोहित फिर बहक रहा था। हनीमून पर सर्दी नहीं लगती पापा? मन्नू ने आश्चर्य जताया। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहित ने शरारत भरा अट्टाहस किया और बेटे को उकसाया, अपनी माँ से पूछ लो। गुस्से से रश्मि तिलमिलाकर रह गई। उस समय तो किसी तरह बात को टाला, पर अवसर मिलते ही पति को लताड़ा। तुम भी रोहित, बच्चे के सामने कुछ भी ऊट पटांग बोल देते हो। शाश्वत तथ्यों का ज्ञान जरूरी नहीं क्या? रोहित ने खींचकर पत्नी को पास बिठा लिया, पर रश्मि गंभीर ही बनी रही। रश्मि की चुप्पी को तोड़ते हुए रोहित बोला, तुम तो व्यर्थ में ही तिल का ताड़ बनाती रहती हो। मैं तिल का ताड़ बना रही हूँ? तुम सांप को रस्सी समझ रहे हो। जब देखो बेटे को बगल में बैठाकर टेलीविजन खोले रहते हो। ये छिछोरे गाने, ये अश्लील इशारे, हिंसा, मार धाड़ के नज़ारे, कभी सोचा है इन्हें देखकर क्या कुछ सीख समझ रहा है हमारा मुन्नू?
और अब यहाँ हर समय ये हनीमून पुराण के रूप में तुम्हारी ठिठोलबाजी मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अरे, हम छुट्टियां मना रहे हैं, मौज मस्ती का मूड तो बनेगा ही। रोहित रश्मि को बाहों में बांधते हुए बोला। दार्जिलिंग की वादियों में छुट्टियां बिताकर वापस लौटे तो रोहित कार्यालय के कामों में पहले से भी अधिक व्यस्त हो गया। चूंकि मुन्नू की कुछ छुट्टियां अभी बाकी थी, इसीलिए रश्मि मुन्नू को रचनात्मक रुचियों से जोड़ने के लिए रोज नई नई चीजों के बारे में बताती। चित्रमय किताबें, रंगारंग क्रेयॉन्स, कहानियां, कविताएं, लूडो, स्क्रैबल, कैरम और नहीं तो अपने बचपन की बातें और घटनाएं मन्नू को बताती। एक दिन रश्मि बोली, पता है मुन्नू, जब हम छोटे थे तो टेलीविज़न नहीं होता था। हम तो बस रेडियो पर ही प्रोग्राम सुना करते थे। पर माँ, फिर आप छुट्टियों में क्या करती थी? हैरान मुन्नू ने पूछा। छुट्टियों में हम घर के आंगन में तरह तरह के खेल खेलते थे। घर के पिछवाड़े में साइकिल चलाते और नीम पर रस्सी डालकर झूला झूलते। माँ की बातें सुनकर मुन्नू की हैरानी और बढ़ जाती। पर माँ, झूला तो पार्क में झूलते हैं और साइकिल तुम चलाने ही नहीं देती। इतना कहकर मुन्नू को जैसे कुछ याद आ गया और कोने में पड़े अपने तिपहिया वाहन को हसरत भरी निगाह से देखने लगा। माँ माँ, कल मैं भी साइकिल चलाऊंगा। शैला के साथ रेस होगी। तुम बस मेरी साइकिल नीचे छोड़कर चली जाना। रश्मि ने बात को हंसी में टालने का यत्न किया। स्वर को रहस्य में रखते हुए वो बोली, और पता है क्या क्या करते थे हम छुट्टियों में? क्या माँ, क्या? मुन्नू उत्सुकता से उछला। गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाते थे, नाच गाना करते थे, पैसे जोड़कर पार्टी भी देते थे। इस तरह खूब मजा आता। पर मुन्नू को इस तरह की बातों में उलझाए रखना बड़ा मुश्किल था। चाहे जितना मर्जी बहलाओ फुसलाओ, लेकिन घूम फिर कर वो टेलीविजन पर वापस आ जाता। माँ, अब मैं टीवी देख लूं? रश्मि मन मसोस कर हामी भरती, कार्टून चैनल चला देती, डिस्कवरी पर कोई कार्यक्रम लगा देती। पर थोड़ी देर बाद इधर उधर होती तो मुन्नू पलक झपकते ही चैनल बदल देता और कमरे में बंदूकों की धाएं धाएं के साथ मुन्नू की उन्मुक्त हंसी सुनाई देती। ना समझ बच्चे के साथ आखिर कोई कितना कठोर हो सकता है? रश्मि सोचती, टेलीविजन ना चलाने दूं तो दिन भर दोस्तों के पास पड़ा रहेगा। ये तो और भी बुरा होगा। इसी सोच से रश्मि ढीली पड़ जाती और बेटे की बातों में आ जाती। माँ, हम लोग बुधवार को पिकनिक पर जा रहे हैं। उस दिन शाम को खेल से लौटते ही मुन्नू ने घोषणा की तो रश्मि को बहुत अच्छा लगा। पर बेटे, बुधवार को कैसे चलेंगे? उस दिन तो तुम्हारे पापा की छुट्टी नहीं है। नहीं माँ, आप नहीं, हम सब दोस्त मिलकर जाएंगे, मुन्नू ने स्पष्ट शब्दों में माँ से कहा। रविवार को पिकनिक मनाने हम सब एक साथ चलेंगे बेटे, तुम अकेले कहाँ जाओगे? हम सब जानते थे यही होगा, इसीलिए हम लोगों ने छत पर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया है। मुन्नू किसी व्यसक की तरह बोला। ओ, छत पर? रश्मि का विरोध उड़नचू हो गया। मन ही मन वो खुश थी। माँ माँ, हम लोग दिन भर पिकनिक मनाएंगे, सब दोस्त एक एक चीज लेकर आएंगे। इतना कहकर मुन्नू माँ के गले में बाहें डालकर झूल गया। पर तुम सब मिलाकर कितने बच्चे हो? रश्मि ने पूछा। चिंटू, मिंटू, सोनल, मीनल, मेघा, विद्या। हाथ की उंगलियों पर मुन्नू पहले जल्दी जल्दी गिनता गया, फिर रुक रुक कर याद करने लगा। सोनाक्षी, शैला, शालू वगैरह। ऐसे नहीं, रश्मि ने उसे टोका। कागज पेंसिल लेकर याद करके लिखते जाओ, फिर सब गिनकर बताओ। काम उलझन से भरा था, पर मुन्नू फौरन मान गया। सब दोस्त मिलकर बैठो, फिर जरूरी सामान की लिस्ट बना लो, इससे तुम्हें बार बार नीचे नहीं उतरना पड़ेगा, रश्मि ने बेटे को समझाया। अगले 3 दिन तैयारी और इंतजार में बीते। मुन्नू का मन टेलीविजन से हटा देख रश्मि भी रम गई। वो भी बच्चों के साथ नन्ही बच्ची बन गई। उसका बस चलता तो बच्चों के साथ वो पिकनिक पर भी पहुंच जाती। पर बच्चे बहुत चालाक थे, उनके पास बड़ों का प्रवेश वर्जित था। नन्हे मुन्नों का उल्लास देखते ही बनता था। आखिर वाद विवाद, शोर शराबे भरी तैयारियां पूरी हुईं। पिकनिक वाले दिन मुन्नू माँ की एक आवाज़ पर जाग गया। दूध और नाश्ते का काम भी झटपट निपट गया। 9 भी नहीं बजे थे कि नहाने और बनने ठनने की तैयारी भी शुरू हो गई।
नहाने के बाद मुन्नू बोला, माँ मेरा कुर्ता पजामा निकालना और अचकन भी। अरे, तू पिकनिक पर जा रहा है या किसी फैंसी ड्रेस शो में? नहीं माँ, आज तो मैं वही पहनूंगा। स्वर की दृढ़ता से ही रश्मि समझ गई कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे क्या, वाले अंदाज में रश्मि ने कंधों को सिकोड़ा और नीचे दबे पड़े कुर्ता पजामा व अचकन को निकाल लाई और प्रेस कर उनकी सलवटों को भी सीधा कर दिया। अचकन का एक आखिरी बटन बंद कर रश्मि ने बेटे को अनुराग से निहारा और दुलार से उसके गाल मसले तो बस छोटे मियाँ तो एकदम ही लाड में आकर बोले, माँ तुम्हें पता है सिंह आंटी कितनी कंजूस हैं? मुन्नू, बुरी बात, माँ ने टोका। सच माँ, सब दोस्त कह रहे थे। पता है अंकुश पिकनिक में सिर्फ बिछाने की दरी ला रहा है। तो क्या, बिछाने की दरी भी तो जरूरी है। फिर सिंह आंटी तो काम पर भी जाती हैं, कुछ बनाने का समय नहीं होगा। नकुल की मम्मी ऑफिस नहीं जाती क्या? वो भी तो केक और बिस्कुट ला रहा है। अच्छा चुप रहो, अंकुश से कुछ कहना नहीं, वो तुम्हारा दोस्त है, मिलजुल कर खेलना। रश्मि बेटे को समझाते हुए बोली। तभी सामान उठाए सजे धजे शोर मचाते बच्चों के झुंड ने प्रवेश किया। लहंगे, कोटी और गोटे किनारी वाली चूनर में ठुमकती नन्ही सी विद्या अलग ही चमक रही थी। आज कितनी सुंदर लग रही है मेरी चुनमुन। लाड में आकर रश्मि ने उसे गोद में उठा लिया। पता है आंटी, आज इसकी शादाब कुछ बोलता। उससे पहले मनप्रीत ने उसे जोर से टोक दिया। कुछ बच्चे उंगली होंठों पर रखकर शादाब को चुप रहने का संकेत करने लगे। रश्मि समझ गई कि जरूर कोई बात है जो छुपाई जा रही है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि शाम तक इनके सारे भेद बिल्डिंग का हर एक फ्लैट जान जाएगा। इन नन्हे मुन्नों के पेट में कोई बात आखिर पचेगी भी कब तक? सभी बच्चे अपनी अपनी डलिया कांडियां उठाए खड़े थे। कुछ मोटा मोटा सामान पहले ही छत पर पहुंचाया जा चुका था। रोल की हुई दरी उठाए खड़े चार बच्चे चलो चलो का शोर मचा रहे थे। मन्नू की टोकरी भी तैयार थी। लड्डू का डिब्बा, मठरियों का डिब्बा, पेपर प्लेट्स और पेपर नैपकिन आदि सभी रखे थे। रश्मि ने टोकरी ऊपर तक पहुंचाने की पेशकश की, पर मुन्नू ने उसे बिल्कुल ही नामंजूर कर दिया। यद्यपि छत की बनावट इस प्रकार की थी कि कोई दुर्घटना ना हो, फिर भी रश्मि ने बच्चों को हिदायतें दी। सबक देना अभिभावकों का स्वभाव जो ठहरा। दीवारों पर उचकना नहीं और ना ही पानी की टंकी पर, ना छत पर। पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाजा और फैन बंद कर देना। सुनी सुनाई हिदायतें बार बार सुनकर बच्चे परेशान हो गए थे। हम सब देख लेंगे, आप चिंता ना करो, और आप ऊपर ना आना। बाहर बराबर लिफ्ट का दरवाजा धमाधम बज रहा था। ऊपर आने जाने के चक्कर जारी थे। कुछ बच्चे अभी भी लिफ्ट के इंतजार में बाहर दरवाजे पर खड़े थे। मुन्नू भी उनमें शामिल हो गया। तभी 10वीं मंजिल के रोशन जी ने सीढ़ियों से उतरते हुए बच्चों को धमकाया। क्या धमा चौकड़ी मचा रखी है, बंद करो ये तमाशा। कब से लिफ्ट के इंतजार में था और यहाँ तो तुम लोगों का आना जाना ही बंद नहीं हो रहा है। बच्चों को डांटते हुए रोशन जी सामने वाले अली साहब के फ्लैट में हो लिए। रश्मि दरवाजे की ओट में थी, तभी लिफ्ट के वापस आते ही रेल पेल मच गई। वहां खड़े सभी बच्चे अपनी अपनी डलिया कंडिया संभाले लिफ्ट में समा गए। बाय माँ, बाय आंटी के स्वर के साथ रश्मि का स्वर भी उभरा। बाय बाय बच्चों, मजे करो। लिफ्ट के सरकते ही सीढ़ियों में सन्नाटा सा छा गया। फ्लैट का दरवाजा बंद करते ही ऊपर से आती आवाजों का आभास भी बंद हो गया। छत कौन सी बहुत दूर है, दिन में कई बार तो चक्कर लगेंगे, सोचती हुई रश्मि गृहस्थी सहेजने समेटने में जुट गई। सुबह से ही मुन्नू के कार्यक्रम की वजह से घर तो यूं ही फैला पड़ा था जैसे कोई आंधी अंधड़ गुजरा हो। घर समेट कर रश्मि सुपर बाजार का चक्कर भी लगा आई। दाल चावल मिर्च मसाले कुछ फल सब्जियां सब खरीद लाई। 1:30 बजे तक सब कुछ साफ संजोकर जमा भी दिया। इस बीच किसी भी बच्चे ने एक बार भी मुंह नहीं दिखाया तो रश्मि को कुछ खटका सा लगा। दबे पांव वो ऊपर जा पहुंची और चुपके से अंदर झांका। पिकनिक पार्टी जोरों पर थी। सीडी प्लेयर पर दिल तो पागल है पूरे जोर शोर से बज रहा था। कुछ बच्चे गाने की धुन पर खूब जोश में झूम रहे थे। अनुराग कैमरा संभाले फोटोग्राफर बना हुआ था।
ज़्यादातर बच्चे मुन्नू और विद्या को घेर कर बैठे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ सुन रहा था। कुल मिलाकर समा बहुत सुहाना था। अपनी उपस्थिति जताकर बच्चों की मौज मस्ती में विघ्न डालना रश्मि को उचित नहीं लगा। वो प्रसन्न निश्चिंत मन के साथ वापस उतर आई और टेलीविजन पर आंधी फिल्म देखने बैठ गई। लगभग 4:30 बजे के करीब फोन की घंटी ने फिल्म का तिलस्म तोड़ा। हेलो। दूसरी तरफ दूसरी मंजिल की शेफाली थी। वो अपनी नन्ही सी बेटी विद्या के लिए बहुत चिंतित थी। रश्मि, प्लीज एक बार जाकर देख तो आ। बच्चे तो सुबह के चढ़े, एक बार भी नहीं उतरे। अरे बताया ना, मैं ऊपर गई थी, सब बच्चे मजे में हैं। विद्या भी खेल रही थी। देखना, कुछ ही देर में उतर आएंगे। रश्मि का सारा ध्यान अपनी फिल्म पर था, पर शेफाली अड़ी रही। बस एक सीढ़ी ही तो ऊपर जाना है, एक बार झांक आना प्लीज। मैं ही चली जाती, पर कुछ लोग आ गए हैं। विद्या ने पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं। मैं तो समझती हूँ वो जरूर सो गई होगी। अच्छा बाबा, जाती हूँ। यद्यपि रश्मि को ये व्यवधान बहुत अकरा था, फिर भी टीवी बंद करके चाबी उठाकर चल पड़ी। दिन भर के खेल से बच्चे शायद थक चुके थे। ऊपर अपेक्षाकृत शांति थी। छोटे छोटे खेमों में बटे बच्चे आपस में धीरे धीरे बोल रहे थे। रश्मि ने तलाशा, पर विद्या और मुन्नू कहीं नहीं दिखे। रश्मि की दृष्टि छत का ओर छोर ना पाई, पर मुन्नू और विद्या कहीं नहीं दिखे। तभी बच्चों की नजर उस पर पड़ी और वो उछलने कूदने लगे। अरे, वो दोनों कहाँ गए? पल भर को उछल कूद बंद हो गई और एकदम खामोशी छा गई। कुछ बच्चे हंसे, कुछ खिलखिलाए, कुछ केवल मुस्कुराए। अजब रहस्यमय समा बन गया था। रश्मि को अचरज भी हुआ और मन में डर भी लगा। इस बार उसने कुछ जोर से पूछा, कहाँ है मन्नू और विद्या? उसकी उत्तेजना पर बच्चे कुछ सकपका से गए। तब सोनाली ने भेद खोल दिया। आंटी, हमने तो उनकी शादी करा दी। क्या? कौतूहल से उसकी ओर देखती हुई रश्मि ने पूछा। हाँ आंटी, छोटे में जैसे आप गुड्डे गुडियों की शादी करते थे ना, वैसे ही। तने ने बात को और अधिक स्पष्ट किया। पार्टी भी हुई आंटी। प्रियज नाश्ते की प्लेट सजा लाया। चलो, बड़ा काम निपट गया। रश्मि ने चैन की सांस ली और केक का टुकड़ा खाते हुए बोली, वो दोनों हैं कहाँ? वो दोनों तो हनीमून पर चले गए। क्या? केक गले में जा अटका। रश्मि को जोर की खांसी आ गई। पर कहाँ? सहम ने सक पकाने की बारी अब रश्मि की थी। क्या पूछे? शब्द उसे ढूंढे नहीं मिल रहे थे। तभी उसकी नजर दूर पानी की टंकी के पार से झांकती दो जोड़ी नन्ही मुन्नी टांगों पर जा पड़ी। नदी के किनारे नहीं तो पानी की टंकी के पार ही सही। पट्ठों ने क्या जगह चुनी है हनीमून के लिए, जरा देखो तो सही। बच्चों का इरादा भांपते देर नहीं लगी। सभी एक स्वर में बोले, आंटी शेम शेम, आप उधर कैसे जाएंगी? रश्मि भौचक सी रह गई। अब इस वर्जना को चुनौती देकर नए जोड़े की एकांतता में खलल डाल खलनायिका बनने का साहस रश्मि में नहीं था। इसीलिए उसने सहज दिखने का यत्न किया। ठीक है, जाती हूँ। कंधे उचकाकर वो मुस्कुराई और वापस पलटी। अपनी जीत पर बच्चों ने जोर का हुल्लड़ किया। बेटा बिना बताए ही हनीमून पर निकल जाए तो माँ अपने दिल को कैसे कैसे समझाए। रश्मि से भी रहा नहीं गया। रेलिंग के साथ लगी सीमेंट की जाली में से अंदर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। दुल्हन नींद से न ढालती, पर रोमांच की रंगीनी को कायम रखने के प्रयत्न में दूल्हे ने इकलौते साझे लॉलीपॉप को पहले खुद चाटा, फिर लुढ़कती पुढ़कती दुल्हन के मुंह में ठूस दिया। हाय रे, 21वीं सदी का ये लॉलीपॉप लव। रश्मि सिर पीट कर रह गई। चलूं, शिफाली को उसकी बेटी की करतूतें बता दूं और लगे हाथ उसे खुशखबरी भी सुना दूं कि अब हम समधन बन गई हैं। ये सोचकर ही रश्मि शेफाली के घर चल दी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।